हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और इसके 6 इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में। आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ एरर आए, जैसे कि ऑडियो सही ना आ रहा हो या फिर आवाज़ भरभरा रही हो। तो धीरे धीरे जैसे आपके फीडबैक्स आएंगे मैं क्वालिटी इंप्रूव करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग ये भी सीखेंगे इसमें कि कॉनकेव मिरर के जो 6 डायग्राम हैं इनको हम सही से याद कैसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ सीखेंगे कि जो आपने आज से पहले कभी नहीं सीखा, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग सारी बातें जानेंगे जिससे आपको कॉनकेव मिरर में आज के बाद कभी कोई डाउट नहीं आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। देखिए, कॉनकेव मिरर जो होता है सन की तरह दिखता है। आप देख रहे हैं सन में क्या होता है कि लाइट रेज जो होती हैं वो बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। उसी तरह से मैंने कॉनकेव मिरर बना के दिखाया है यहाँ पे। ये कॉनकेव मिरर है, इसमें लाइट रेज क्या है, ये देखिए कॉनकेव मिरर बनाया गया है। इसमें लाइट रेज जो है इसे बाहर की तरफ निकल रही हैं हर बार। आप देख सकते हैं लाइट रेज बाहर की तरफ हैं। इसमें ये जो लाइन होती है, बीच से लाइन जा रही है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। लिख देता हूँ मैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और जो कॉनकेव मिरर जहाँ मीट करता है इसे कहते हैं पोल। या हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो पोल से पास होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे आपने ये भी स्कूल में पढ़ा होगा, ये सब बेसिक बातें हैं। मेरा मकसद आपको ये सिखाना है कि कॉनकेव मिरर के 6 डायग्राम याद कैसे करते हैं। तो बेसिक बातें आपको पता होंगी कि इसमें मिरर होता है, इसमें पोल है, ये सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि ये जो मिरर है ये किस सर्कल से कट किया गया है, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब सेंटर और पोल की दूरी को कहते थे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो इन दोनों के बीच में पॉइंट होता है इसे कहते हैं फोकस, और ये दूरी होती है फोकल लेंथ। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ सिंबल के नोटेशन भी लिख दिए हैं, जैसे सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब फोकस, पी का मतलब पोल, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो स्मॉल एफ है ये फोकल लेंथ है। देखिए, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ दो अलग अलग सिंबल हैं। कैपिटल एफ होता है फोकस के लिए, फोकस एक पॉइंट है। फोकस क्या है? एक पॉइंट है। और जो फोकल लेंथ होता है ये लेंथ होती है। लेंथ देखिए मीटर में होती है, तो ये डिस्टेंस बता रहा है। तो फोकस क्या है? एक पॉइंट है, और फोकल लेंथ क्या है? एक डिस्टेंस है। अब इसके अलावा कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए वो मैंने बगल में लिख रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या कि कॉनकेव मिरर जो होता है कन्वर्जिंग नेचर का होता है। इस पर जब भी कोई लाइट रे पड़ेगी तो लाइट रे को क्या करेगा? फोकस की तरफ भेज देगा। जैसे देखिए मैंने ये बना के दिखाया है आपको कि लाइट रे क्या होंगी। ये देखिए मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, ये लाइट आई और क्या बीच की तरफ चली गई, ठीक है। ये देखिए लाइट आ रही है और सेंटर की तरफ जा रही है। तो ये क्या कन्वर्जिंग नेचर का है। कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग नेचर। दूसरा क्या है, हमें जब भी लाइट रे बनाए ऑलवेज ड्रॉ एरो ऑन लाइट रेज टू डिपिक्ट डायरेक्शन। जब भी आप कोई लाइट रे बनाए तो उस पर एरो जरूर बनाएं। जैसे हमने यहाँ लाइट रे बनाई, इस पर एरो बनाया, लाइट इधर जा रही है, एरो बनाएंगे। एरो दिखाता है कि लाइट किस तरफ जा रही है। अभी आप आगे सीखेंगे इसका यूसेज। आगे देखते हैं, रियल इमेज जो होती है वो फॉर्म होती है बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी डायग्राम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि रियल इमेज कब बनती है और वर्चुअल इमेज कब बनती है। तो जब भी लाइट रेज एक्चुअली में मीट करेंगी उसे कहेंगे रियल इमेज। अभी डायग्राम आगे पढ़ेंगे तो समझ लेंगे इस बात को। और वैसे ही वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्टेड रेज। इन बातों को कॉपी में लिख लीजिएगा, जब भी डायग्राम पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे अच्छे से। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के 4 बेसिक डायग्राम्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अलावा आप आगे के डायग्राम नहीं सीख पाएंगे। तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, अगर ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो कॉनकेव मिरर पर लड़ने के बाद वो उसके फोकस से पास हो जाती है, ऐसा कहना चाह रहा है। ये देखिए लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कॉनकेव मिरर से लड़ने के बाद ये फोकस से पास होती है। और हमेशा आपको लाइट रे पर एरो बना के दिखाना होता है, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था आपको कि लाइट रे को जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो उस पर एरो जरूर बनाएंगे। दूसरा डायग्राम देखिए, ये डायग्राम क्या कह रहा है कि जब कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। लाइट रे अगर फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहला कह रहा है कि लाइट रे अगर पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास होगी। दूसरा डायग्राम क्या कह रहा है कि लाइट अगर फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल हो जाती है। ये जो सिंबल बनाया है मैंने, ये पैरेलल का सिंबल है।
तो लाइट रे अगर पैरेलल होगी तो फोकस से पास होती है, अगर लाइट फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाती है। इसके बाद थर्ड डायग्राम पे आते हैं। थर्ड डायग्राम कह रहा है कि लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो जिस रास्ते जा रही थी वो उसी रास्ते वापस लौट जाती है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। तीसरा डायग्राम हमको ये बता रहा है। तो तीसरा डायग्राम में क्या कहा, अगर सेंटर से पास हो रही है तो वो वापस सेंटर से ही पास हो जाएगी, वो और कहीं नहीं जाएगी। ना वो फोकस से पास होगी, ना वो फोकस से पास होगी, और ना वो पैरेलल होगी। वो सेंटर से पास हुई है तो वो सेंटर से ही पास होके जाएगी। फोर्थ डायग्राम का यूज़ बहुत कम आता है, सिर्फ एक केस में यूज़ आता है, वो चाहे तो ना भी करें, पर फिलहाल सीख लेते हैं क्योंकि बुक में दिया है आपकी। फोर्थ डायग्राम ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना भी एंगल बना रही है, मैंने कहा यहाँ पे एंगल अल्फा है, 30 डिग्री है मान लेते हैं, एंगल 30 डिग्री है, तो लाइट जो आई है तो वो जब वापस रिफ्लेक्ट करेगी, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। जो लाइट आ रही है वो 30 डिग्री बना रही है, तो जो लाइट जाएगी वो भी 30 डिग्री बनाएगी। बस इतनी ही बातें हैं चार बेसिक डायग्राम में। पहला डायग्राम कह रहा है कि पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी, दूसरा कह रहा है कि फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, तीसरा कह रहा है कि सेंटर से पास होगी तो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, और फोर्थ डायग्राम कह रहा है कि लाइट अगर पोल पे लड़ती है और प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री बना रही है तो वो दूसरी रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री बनाएगी। अगर ये 40 डिग्री होगा तो यहाँ भी 40 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, सीधी सी बात यही है। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानेंगे साइज़ के बारे में। ठीक है, कि भाई इमेज का जो साइज़ होता है वो कितने तरह का होता है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे मान लेते हैं आप कपड़े लेने जाते हैं तो साइज़ में जो होता है सबसे पहले मीडियम साइज़ आता है, एम से आ गया मीडियम। फिर आपने देखा था साइज़ में जो होता है वो लार्ज साइज़ होता था, एल से हो गया लार्ज। फिर होता था इससे बड़ा साइज़, उसे कहते थे एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज, है ना, ये आप जानते हैं। वैसे मीडियम से छोटा होता था एस, एस को कहते थे स्मॉल। और उसी तरह से एक इससे छोटा होता है वो होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल भी एक साइज़ होता है। तो आपने ये 5 साइज़ पढ़े हैं, जानते हैं आप। अब इसके अलावा डबल एक्सेल भी होता है, ट्रिपल एक्सेल भी होता है, पर वो साइज़ की बात हम नहीं करेंगे। अब देखिए इस बात से हम समझना क्या चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे कपड़ों में 5 साइज़ होते हैं, वैसे जब इमेज बनती है तो इमेज के भी 5 साइज़ होते हैं। सबसे पहले आता है कि इमेज जो होगी वो सेम साइज़ की होगी, इमेज होगी वो सेम साइज़ की होगी। सेम साइज़ का मतलब ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। दूसरा क्या है, लार्ज। इसमें यहाँ पे क्या आएगा, इन लार्ज। इमेज जो होती है इन लार्ज, ENLARGED, इन लार्ज साइज़। मैं फिर लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखिए इन लार्ज, ENLARGED, इन लार्ज इमेज बनती है। इन लार्ज मतलब कि जो इमेज का साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। एक्स्ट्रा लार्ज से कंपेयर कैसे कर सकते हैं, जो इमेज होगी वो हाईली इनलार्ज होती है। ये कैसा होगा, हाईली इनलार्ज। इसमें जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी पर बहुत बड़ी होगी, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हाईली इनलार्ज। उसी तरह से स्मॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे कह देते हैं कि डिमिनिश्ड। क्या कह देंगे, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो छोटी बनती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज, इमेज क्या होगी, छोटी होगी, तो छोटे के लिए सिंबल लेस का बना दिया। यहाँ पे क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड। एक्स्ट्रा स्मॉल जैसे होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है, हाईली डिमिनिश होता है। तो हाईली डिमिनिश में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा और या इमेज कह सकते हैं कि बहुत छोटी होगी। हाईली डिमिनिश का दूसरा नाम भी होता है, इसे कहते हैं पॉइंट साइज इमेज। बुक में आपके लिखा होगा पॉइंट साइज इमेज, ये भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो आपको ये 5 साइज़ याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो 6 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जिनसे कि आप इन सारी बातों को रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट तरीके पे आ गए हैं कि हमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर याद कैसे रखना है, क्योंकि इसी में सबको दिक्कत आती है कि ये इमेज फॉर्मेशन जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं होता है हमसे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको इमेज ऑब्जेक्ट की टोटल 6 लोकेशन मिलेंगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट की टोटल 6 लोकेशन है, और 6 लोकेशन याद करना बहुत आसान है अगर आपको ये पता है कि कॉनकेव मिरर दिखता कैसा है। कॉनकेव मिरर में सेंटर और कर्वेचर होता है, फोकस होता है, 2 ही 2 पॉइंट होते हैं। इसके अलावा अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं। देखिए एक बार हमने रखा फोकस और पोल के बीच में, दूसरी बार रख दिया फोकस पे, तीसरी बार रख दिया हमने सेंटर और फोकस के बीच में, चौथी बार रखा हमने सेंटर पे, पांचवा हमने रखा सेंटर के पीछे, और छठा हमने रख दिया इन्फिनिटी पे। अब आपको ये 6 डायग्राम याद करने में आसानी होगी। आपको बस ये याद रखना है कि कॉनकेव मिरर का डायग्राम कैसा था। अगर आपको डायग्राम याद है,
तो आप कॉनकेव मिरर के डायग्राम से ये पता कर सकते हैं कि 6 लोकेशन क्या होती थी ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद सेंटर से पीछे, फिर सेंटर पे, फिर सेंटर फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, और फिर आखिरी में आके फोकस और पोल के बीच में। ये 6 लोकेशन होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। इसके अलावा और कोई लोकेशन नहीं होती है। तो अगर मैं नीचे टेबल में करूँ तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इन्फिनिटी पे होता है। दूसरी बार में क्या होता है? सेंटर और कर्वेचर के पीछे होता है, तो हम कह सकते हैं बियॉन्ड सी। तीसरा क्या होता है? सेंटर और कर्वेचर पे होता है। चौथे में क्या होता है? सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है। पांचवा एट फोकस होता है, और छठा बिटवीन फोकस एंड पोल होता है। ये 6 लोकेशन होती है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि इमेज कैसे बनती है। तो देखिए इमेज पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं इमेज जो होती है पीछे चलती चली जाती है। आप देखेंगे बुक में डायग्राम जब बनाएंगे उसको सीखिएगा, पढ़िएगा एक बार जाके, तो आप देखेंगे कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पोजीशन पे है तो इमेज बनती है फोकस पे, यहाँ पे बन जाएगी इमेज। ठीक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये देखिए ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज बनेगी फोकस पे। पहली इमेज कहाँ होती है? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट रखा है ये दूसरे नंबर पे, ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आ गया तो इमेज क्या होती है? पीछे चली जाती है। देखिए इमेज यहाँ बन जाएगी पीछे आके दूसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे में क्या होगा? ये काम करता हूँ, थोड़ा रब कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो फोकस पे। तीसरा क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट देखिए जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा और आ गया है, तीसरे नंबर पे आया, तो इमेज कहाँ बन जाएगी? तीसरे नंबर पे आगे बन जाएगी यहाँ पे। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा वैसे वैसे इमेज जो है पीछे चलती चली जाती है। ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे था तो इमेज बन रही है फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे इमेज बन रही है फोकस पे। ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आएगा इमेज थोड़ा पीछे जाएगी। अब पीछे जाने में कहाँ जा सकती है? सी और एफ के बीच में, तो इमेज बन जाती है बिटवीन सी एंड एफ। अब आगे क्या होगा? ऑब्जेक्ट आगे आ गया, सी पे आ गया, देख सकते हैं सी पे आ गया। ऑब्जेक्ट जब सी पे आ जाएगा तो इमेज भी पीछे जाके कहाँ बन जाएगी? सी पे बन जाएगी, एट सी। फिर चौथा केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट आएगा सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में आ गया तो इमेज क्या हो जाएगी? सी के और पीछे चली जाएगी, तो पीछे जाके क्या बन जाएगी? बियॉन्ड सी बन जाएगी, है ना। पांचवा केस क्या है? ऑब्जेक्ट रखेंगे एट फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। अब जब ऑब्जेक्ट और आगे आएगा तो इमेज और पीछे बन जाएगी। अब सी के पीछे क्या होता है? इन्फानाइट होता है, तो इमेज बन जाएगी एट इन्फानाइट। अब इसके अलावा और कोई जगह बची नहीं है कि इन्फानाइट से दूर तो कुछ भी नहीं होता। अब ऑब्जेक्ट को हम और आगे ले आए, ऑब्जेक्ट को ले आए फोकस और पोल के बीच में। अब इस केस में क्या होता है? इमेज हो जाती है गुस्सा। इमेज को आता है गुस्सा कि भाई हम कहाँ जाएं, अब जगह ही नहीं बची है, तो इमेज गुस्सा होके इस मिरर के पीछे जाके बन जाती है यहाँ पे। तो सिक्स्थ केस क्या होता है? यहाँ जाके बनती है। ऑब्जेक्ट जब आगे आता जाता है तो इमेज पीछे चलती चली जाती है, पर आखिरी में जो सिक्स्थ केस होता है उसमें इमेज जो गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो वो मिरर के पीछे जाके बन जाती है। तो सिक्स्थ केस में क्या होगा? बिहाइंड द मिरर कह सकते हैं, बुक में आपके लिखा होगा बिहाइंड द मिरर, इसीलिए लिखा है कि इमेज जो है मिरर के पीछे बन जाती है। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को याद कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो इमेज पीछे चलती चली जाती है। लोकेशन हमारे पास 6 ही होती हैं, ये 6 लोकेशन ऊपर थी, वही 6 लोकेशन नीचे आएंगी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तो नेचर ऑफ इमेज। आपको ये याद रखना है कि पहले 6 डायग्राम में नेचर कैसा होता है? रियल रियल रियल। 6 नहीं सॉरी 5 डायग्राम में, पहले 5 डायग्राम में रियल ही होता है, क्योंकि सारी इमेज जो होती हैं वो मिरर के सामने बन रही होती है। देखिए ये जितनी भी ये 1 2 3 4 5 जितनी भी इमेज बन रही है सब मिरर के सामने बन रही है। बस सिक्स्थ वाली इमेज क्या है? मिरर के पीछे बन रही है। तो जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है। आपको पहले लिखवा चुका हूँ मैं। ठीक है, और एक और बात, अब देखिए साइज़ की बात आ गई। यहाँ पे साइज़ कैसे याद रखेंगे ये देख लेते हैं। साइज़ क्या होता है? जैसे जैसे इमेज पीछे जल्दी चली जाएगी उसका साइज़ बढ़ने लगेगा। साइज़ क्या होगा? बढ़ने लगेगा। मतलब जो सबसे पहले जो इमेज बनेगी वो होती है हाईली डिमिनिश्ड। कैसी होती है? हाईली डिमिनिश्ड। मैं मार्कर थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ। देखिए हाईली डिमिनिश्ड सबसे पहला होगा, हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी इमेज बनती है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे टेबल में। साइज़ होता है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। जब ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे आता है तो इमेज पीछे जाती है तो साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाईली डिमिनिश से क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाता है। फिर तीसरे में क्या होता है? हाईली डिमिनिश के बाद डिमिनिश, इसके बाद आता है सेम साइज़। आपको मैंने साइज़ चार्ट बना के दिखाया था, आप फिर से रिव्यू कर लीजिएगा पीछे जाके, उसमें मैंने लिखवाया था सेम साइज़। साइज़ बढ़ेगा तो सबसे पहले बहुत छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सेम साइज़। इसके बाद आएगा इनलार्ज। इनलार्ज क्या होगा? थोड़ी बड़ी इमेज। फिर रियल में क्या और क्या आएगा अगला केस में? हाईली इनलार्ज, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि इमेज बढ़ती चली जाती है। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज पीछे जा रही है, और इमेज पीछे जाने के साथ साथ साइज़ बढ़ता चला जा रहा है। तो साइज़ बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? हाईली इनलार्ज हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? फोकस पे, तो इमेज बन रही होगी इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगी? वो हाईली इनलार्ज हो जाएगी।
तो हाईली इनलार्ज जो होता है सिर्फ इन्फिनिटी पे बनता है। और 6 केस बचा है वर्चुअल वाला, इसमें सिर्फ आप लिखते हैं इनलार्ज, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी जितना दूर तो है नहीं, ये तो मिरर के कहीं पीछे बनेगी, यहाँ 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 कहीं बनेगी, तो ये बहुत दूर नहीं है। अगर बहुत दूर होती तो उसको भी हाईली इनलार्ज कहते हैं, पर ये बहुत दूर नहीं है, इसलिए इसे सिर्फ इनलार्ज कहेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हो सकता है कि इस वीडियो में थोड़ी सी कमियां रही हों, मैंने सही से समझा ना पाया हूँ, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है ये। ठीक है, बहुत समय बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं, तो हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको और किस टॉपिक वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियो बना के दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।